हेलो बच्चों, ई लर्निंग प्रक्रिया में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व की राजनीति से दूसरा अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत का कुछ पाठ अध्ययन किया था। पिछली वीडियो में जो हमने दो ध्रुवीयता का अंत पाठ में जिन जिन बिंदुओं का अध्ययन किया था वो बिंदु थे सोवियत प्रणाली क्या है और सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी, वो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड यानी कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया क्या थी, और इसके बाद सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण रहा था और साथ ही सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो अब हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। तो सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम रहा, तो इस चीज़ को हम अभी देखते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन का वैश्विक राजनीति में बहुत ही व्यापक या गंभीर परिणाम निकले। उसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला परिणाम तो ये निकला कि सोवियत संघ के विघटन होते ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। जो पिछले लगभग 50 सालों से शीत युद्ध चल रहा था विश्व में, जिसके कारण विश्व में तनाव व्याप्त रहता था, उसकी समाप्ति हो गई। 1945 से शुरू हुआ और ये 1991 तक चला। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ और विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अब चूँकि शीत युद्ध में दो महाशक्तियाँ जो थी उनका आपस में तनाव था, प्रतिस्पर्धा थी। इसमें एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था। तो चूँकि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अब एक सबसे बड़ा बदलाव, जो सबसे बड़ा परिणाम देखने को मिला, वो ये देखने को मिला कि अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में बच गई। चूँकि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसकी शक्ति जाती रही और उसके स्थान लेने के लिए अन्य कोई देश इतनी बड़ी शक्तिशाली नहीं थी। तो अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र शक्तिशाली देश रह गया जिसको कि महाशक्ति कहा जा सकता था। और यहाँ से अमेरिकी प्रभुत्व का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद तीसरा है कि सोवियत संघ के विघटन से क्या हुआ कि सोवियत संघ के विघटन होने के बाद 15 नए गणराज्य बने, यानी कि 15 नए देश बने। जो 15 देश मिलकर के सोवियत संघ का गठन किया था, तो सोवियत संघ के विघटन होने के बाद उन 15 देश अलग हो गए, वो 15 देश अलग हो गए और अलग होकर के नए नए देश के रूप में वो स्थापित हुए। तो इस तरह से वैश्विक पटल पर 15 नए देशों का उदय हुआ। उसके बाद जो अगला परिणाम निकला इसका कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना वो रूस को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। यानी सोवियत गणराज्य में जो 15 राज्य बने, सोवियत गण संघ को टूट करके जो 15 गणराज्य बने, उसमें से रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उसके बाद हम देखेंगे अगला परिणाम कि हथियारों की होड़ जो थी, जो शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो हथियारों की होड़ चल रही थी, वो होड़ यहाँ पर समाप्त हो गई, वो प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। अगला पॉइंट है कि राजनीतिक रूप से जो उदारवादी लोकतंत्र था, चूँकि यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से विचारधारा के बीच भी संघर्ष था कि कितने देश समाजवादी व्यवस्था अपनाते हैं और कितने देश उदारवादी व्यवस्था अपनाते हैं। तो चूँकि समाजवादी व्यवस्था का विध्वंस हो गया, विघटन हो गया, तो इसलिए माना गया कि भाई उदारवादी लोकतंत्र जो है, जिसको कि अमेरिका प्रतिनिधित्व कर रहा था, उदारवादी लोकतंत्र और आर्थिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, तो आर्थिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था और राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र का वैश्विक राजनीति में प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी कि अब ये मान लिया गया कि समाजवादी व्यवस्था जो है या साम्यवादी व्यवस्था जो है वो असफल सिद्ध हो गया है और उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था ही सफल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के जो परिणाम निकले वो इस तरह से कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, अमेरिकी वर्चस्व का आरंभ यहीं से शुरू होता है, 15 नए देशों का विश्व पटल पर उदय होता है और रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है और हथियारों की होड़ की समाप्ति हो जाती है। हथियारों की प्रतिस्पर्धा जो है वो यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है और राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र तथा आर्थिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था का वैश्विक राजनीति में प्रभुत्व स्थापित होता है। तो ये सारे परिणाम देखने को मिलते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद
एक जो ज़बरदस्त परिणाम जो सामने आया वो था शॉक थेरेपी का। शॉक, अब यहाँ पर शॉक थेरेपी क्या है? शॉक का मतलब होता है चोट या आघात, शॉक देना यानी आघात देना या चोट देना, और थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना। तो यहाँ पर शाब्दिक रूप से हम देखते हैं शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुँचाकर या चोट पहुँचाकर इलाज करना। तो यहाँ पर आखिर किसका इलाज किया गया और किस तरह आघात पहुँचाया गया या चोट पहुँचाया गया, उसके बारे में हम देखते हैं कि जब साम्यवाद का पतन हो गया, यानी कि सोवियत संघ का पतन हुआ, तो साम्यवादी व्यवस्था का भी पतन हो गया। तो साम्यवाद के पतन के बाद जो पूर्व सोवियत संघ थे उनके गणराज्यों को विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो उस समय में सबसे बड़ी आर्थिक संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता तभी करेंगे जब आप लोग साम्यवादी व्यवस्था को तुरंत छोड़ करके और पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको कोई मदद नहीं दी जाएगी। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो पूर्व सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनको अपने साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था को त्याग करके तुरंत पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना पड़ा। तो ये जो अचानक से एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, तो उस परिवर्तन के कारण वो आघात पहुंचा सोवियत संघ के गणराज्यों को, और आघात पहुंचा करके इस तरह से सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनको सहायता दी गई। तो इसी को कहा गया शॉक थेरेपी, यानी कि आघात पहुंचा करके इलाज करना। तो IMF और विश्व बैंक ने सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनको आघात पहुंचा करके उनकी बीमारी का इलाज किया, यानी उनकी आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए सहायता दी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर इलाज करना, यानी कि साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसी मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शॉक थेरेपी किस तरह से पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों को अचानक से साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ करके पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना पड़ा। तो इस शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या क्या थी वो अब हम देख लेते हैं। तो इस शॉक थेरेपी की पहली विशेषता तो ये थी कि जो सोवियत प्रणाली में सामाजिक स्वामित्व का जो कॉन्सेप्ट था, सामाजिक स्वामित्व की संकल्पना थी, उसको छोड़ करके अब उसके स्थान पर निजी स्वामित्व की संकल्पना को अपनाना था। यानी कि अब किसी भी वस्तु या किसी भी संसाधन पर समाज का या राज्य का स्वामित्व नहीं होगा, बल्कि उसे अब निजी व्यक्तियों के हाथ में सौंपना होगा। तो एक तो विशेषता ये थी कि उन्हें अब निजी स्वामित्व में देना था। दूसरी विशेषता ये थी कि जितने भी सरकारी या राज्य की संपत्ति थी उन सब का अब निजीकरण करना था, यानी कि जो भी राष्ट्रीय संपत्ति थी उन सब का निजीकरण करना था, उनको सबको निजी हाथों में बेचना था। तीसरी जो विशेषता थी कि जो सोवियत प्रणाली के अंतर्गत सामूहिक खेती होती थी, यानी कि राज्य के अधीन खेत था और उस खेत पर समाज के सभी लोग मिल करके खेती करते थे और उसके उत्पादन जो भी होता था खेती से उत्पादन, उसको वो आपस में बांट लेते थे। तो अब उस खेती की व्यवस्था को समाप्त कर अब निजी खेती की व्यवस्था की शुरुआत की गई, यानी कि अब जमीन पर भी राज्य का या समाज का नियंत्रण नहीं रहा और अब उसको व्यक्ति के हाथों में देना पड़ा, निजी व्यक्ति को वो ट्रांसफर करना पड़ा। उसके बाद सबसे बड़ी बात थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था को इनको अपनाना पड़ा, क्योंकि इनके इससे पहले क्या था, यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था था जिसमें कि बंद बाजार को अपनाया गया था, जिसमें कि किसी भी बाहरी दुनिया से इनका ना कोई व्यापार होता था, ना कुछ ये बेचते थे, ना उससे कुछ खरीदते थे। लेकिन अब इनको पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था और इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाना था, यानी अपने बाजार को खुला करना था, जिसमें कि कोई भी बाहरी देशों के लोग आकर के बाजार कर सकते थे और इनको भी बाहरी देशों से जुड़ना था। तो इस प्रकार इनको पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाना था। उसके बाद जो पूर्व सोवियत खेमे के देश थे उनको पश्चिमी देशों के आर्थिक व्यवस्था से जोड़ा गया, यानी कि जो सोवियत संघ के जितने भी सोवियत संघ के गणराज्य थे या उनसे जुड़े हुए जो उनके खेमे में अन्य देश थे, तो उनका आपस में व्यापार होता था जब सोवियत संघ था,
अब क्या हुआ कि अब उनका आपस में व्यापार खत्म कर दिया गया। उनको कहा है कि अब आप आपस में व्यापार नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ पश्चिमी देशों के साथ ही व्यापार कर सकते हैं। यानी उनका आपस का व्यापार खत्म कर उनको पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना था, आपस में व्यापार नहीं करना था। उसके बाद जो आखिरी विशेषता है इसकी कि सोवियत खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण पश्चिमी देशों के पूंजीवादी देशों द्वारा किया जाना था। यानी कि अब इन देशों का विकास किस तरह से किया जाए, क्या क्या काम किया जाए जिससे इनका विकास हो, इसका निर्देशन और नियंत्रण जो था वो अब पूंजीवादी देश यानी कि जो पश्चिमी देश थे उनके द्वारा किया जाना था। ये खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकते थे कि हमको अपने देश के विकास के लिए क्या करना है। तो ये सारी विशेषता थी शॉक थेरेपी की। और इस विशेषता के बाद अब हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या पड़ा रूस के और सोवियत संघ के अन्य देशों पर। तो शॉक थेरेपी के जो परिणाम रहे वो सोवियत खेमे के देशों के लिए बहुत ही निराशाजनक तथा बहुत ही खराब रहे। इससे उबरने में उन्हें काफ़ी समय लग गया। तो सबसे पहला परिणाम तो ये हुआ कि जो साम्यवादी खेमे के जितने देश थे, साम्यवादी खेमे के जितने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दूसरा जो परिणाम था इसका कि रूस की अर्थव्यवस्था जो था, औद्योगिक ढांचा जो था, वो एकदम से चरमरा गई, तितर बितर हो गई। उसके बाद रूस की 90% उद्योगों का निजी हाथों या निजी कंपनियों को बेचना पड़ा, क्योंकि सोवियत प्रणाली में क्या था कि सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी राज्य के नियंत्रण में सारा उद्योग था। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और इन्हें पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना पड़ा, तो इसके कारण क्या हुआ कि इनको अपने सारे जो राष्ट्रीय उद्योग थे उनका निजीकरण करना पड़ा। और उस समय में जो निजीकरण की प्रक्रिया जो अपनाई गई उसमें औने पौने दामों में सारी कंपनियों को बेचा गया। तो इसे इतिहास में सबसे बड़ा ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है कि मतलब कौड़ियों के भाव सारे उद्योगों को बेच दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है सोवियत संघ के क्षेत्र में या सोवियत गुट के क्षेत्र में पूरी तरह से खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न हो गई। क्योंकि पहले सामूहिक खेती होती थी, सबके पास अनाज उपलब्ध होता था, लेकिन अब खेती जो है निजी हाथों में चली गई। और निजी हाथों में चले जाने के कारण क्या हुआ कि उनका अपना निजी जो भी खेती होता था, उनका अनाज उत्पादन वो उनका अपना होता था, वो किसी दूसरे को तभी देते जब उसका कोई दूसरा उसका मूल्य चुकाता। तो इस कारण से क्या हुआ कि खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने लगा। उसके बाद चूँकि पूंजीवादी व्यवस्था अपनाया गया, समाजवादी व्यवस्था में ये था कि सभी का ध्यान रखा जाता था, कल्याणकारी कार्यों पर विशेष फोकस था। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में कल्याणकारी कार्यों से सरकार ने हाथ खींच लिया। तो जब सरकार ने कल्याणकारी कार्यों से हाथ खींच लिया तो अधिकतर लोग जो थे धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ने लगे, यानी अब वो यहाँ गरीबों की संख्या बढ़ने लगी। उसके बाद जो पूंजीवादी व्यवस्था जो अपनाया गया जिसमें कि उद्योगपतियों का उदय हुआ, तो इसके कारण क्या हुआ कि समाज में असमानता बहुत ज़्यादा फैली। अब अमीर ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे थे और गरीब ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे थे। अमीर गरीब में असमानता जो था, गैप जो था, वो ज़्यादा गैप होने लगा। उसके बाद इस क्षेत्र के जितने भी सोवियत क्षेत्र के जो देश थे उनके मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, यानी कि उनके मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट आ गई। उसके बाद जो एक और जो सबसे अंत में जो एक परिणाम देखने को मिलता है कि इस क्षेत्र में अब नए नए माफिया वर्ग का उदय हो रहा है। ये माफिया वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना वर्चस्व स्थापित कर और लूट खसोट की नीति को अपना रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शॉक थेरेपी से इस सोवियत खेमे के देशों में भारी ये दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। और इससे उबरने में लगभग इन लोगों को 10 साल लग गया। 2000-2001 के बाद ही ये सारे देश धीरे धीरे फिर से संभले और अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हो सके। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो पूर्व के सोवियत संघ थे या वर्तमान में जो उसके उत्तराधिकारी रूस है, उसके साथ भारत के कैसे संबंध रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पूर्व के जो सोवियत संघ था और वर्तमान में जो उसके उत्तराधिकारी रूस हैं, दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर कि दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हुए पाए गए हैं। और यहाँ इनका जो भारत का विदेश नीति का एक प्रमुख आधार, जो प्रमुख पहलू जो है पूर्व सोवियत संघ या वर्तमान में जो रूस है वो रहा है। इनको देखते हुए विदेश नीति का बहुत सारा हिस्सा तैयार किया जाता था। तो इस तरह से भारत
के लिए सोवियत संघ या रूस बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, वैसे ही रूस या सोवियत संघ के लिए भारत भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो इनके संबंध का जो कुछ आधार है, कुछ पहलू है, जिसमें कि एक तो दोनों का कुछ कॉमन इंटरेस्ट यानी साझा हित रहा, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के नज़दीक बने रहे हैं। ये तो ये हो गया। दूसरा ये है कि दोनों को एक दूसरे के संबंध से कुछ निजी लाभ भी मिले हैं। भारत को भी सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध बनाने से कुछ निजी लाभ मिले हैं, और सोवियत संघ को भी या रूस को भी भारत के साथ संबंध बनाने से कुछ निजी लाभ मिले हैं। तो यहाँ पर देखा तीनों आधार हम देखेंगे। एक तो जो साझा हित है यानी कॉमन इंटरेस्ट है, उसको भी देखेंगे कि क्या क्या कॉमन इंटरेस्ट रहे हैं दोनों के मध्य, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए, और कुछ क्या रहा व्यक्तिगत हित, निजी हित, जिसमें कि कुछ भारत को लाभ मिला है और कई जगह पर सोवियत संघ को भी या रूस को भी लाभ मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों का साझा हित क्या था। तो साझा हित में जैसे कि भारत हमेशा से एक बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना करता रहा है और समर्थन करता रहा है, कि जिसमें कि भारत चाहता है कि एक ऐसा विश्व हो जिसमें कि शक्ति जो है सिर्फ एक ही देश में या एक ही संस्था में केंद्रित नहीं हो, बल्कि शक्ति का विभाजन हो और विश्व में सारे देश मिलकर के जो भी हो फैसला ले, न कि किसी एक शक्ति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फैसले लिए जाए। तो ये जो भारत का जो ये विचार रहा है, भारत की जो ये नीति रही है, और रूस के भी यानी सोवियत संघ की भी यही नीति रही है। उसके बाद सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी, भारत हमेशा से यह समर्थन करा है कि यदि किसी देश पर कोई अन्य देश यदि गैरकानूनी तरीके से आक्रमण करता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों की होनी चाहिए। इसकी वकालत सोवियत संघ या रूस जो है वर्तमान में वो भी करता रहा है। तो इस तरह से ये मुद्दा भी दोनों के साझे हित से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है क्षेत्रीयता को ज़्यादा जगह। क्षेत्रीयता को ज़्यादा जगह कहने का मतलब है कि पहले जो आस पड़ोस के जो क्षेत्र देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध सबका हो, और वो आपस में ज़्यादा अच्छे संबंध बनाए आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो इससे क्या होगा, विश्व में शांति की स्थापना ज़्यादा सफल रहेगी, क्योंकि अक्सर जो युद्ध होते हैं वो पड़ोसी देशों के साथ ही होते हैं। तो यदि क्षेत्रीयता की भावना रहेगी, क्षेत्रीयता का विकास किया जाएगा, क्षेत्रीयता का महत्व दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि ये लोग आपस में अच्छे संबंध बना करके रह सकते हैं, और इससे विश्व में शांति की बहाली में मदद मिल सकती है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का समाधान जो है बातचीत के द्वारा हो। ये तो भारत के संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसी में कहा गया है कि भाई जो भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है उसका समाधान के लिए बातचीत के द्वारा ही किया जाए, और इस चीज़ को सोवियत संघ भी समर्थन करता रहा है। तो इस तरह से यहाँ भी दोनों के ये साझा हित हैं। उसके बाद भारत हमेशा से कहा है कि भाई प्रत्येक देश की स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। आप इसको शीत युद्ध के दौर में भी देख सकते हैं, जब दोनों महाशक्तियाँ अलग अलग गुट बना करके और अपने अनुसार सारे देशों की विदेश नीति तैयार करवा रही थी। उस समय भारत जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था, और उस आंदोलन का एक प्रमुख जो मुद्दा था, प्रमुख उद्देश्य था कि सभी देशों को अपना अपना स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का अधिकार होना चाहिए। तो भारत के शुरुआत से यह नीति रही है कि भाई सभी देश अपना निर्णय स्वयं लें, और इसको कहीं किसी हद तक सोवियत संघ भी समर्थन करता रहा है। उसके बाद है कि यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था को महत्वपूर्ण बनाना, मजबूत बनाना, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मामले के जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो ऐसे ही संस्था के द्वारा लिया जाए, इसका प्रयास करना। और ये दोनों देश इसके लिए प्रयासरत रहा है, भारत भी और सोवियत संघ भी। तो ये सब सारे मुद्दे जो हैं वो साझा हित के मुद्दे हैं, जिस पर कि दोनों देश आपस में एक साथ आए और उनका संबंध अच्छा रहा। अब हम देखते हैं कि भारत और सोवियत संघ के संबंध में इनका निजी क्या क्या लाभ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध होने से भारत को क्या क्या लाभ हुआ है। तो भारत को सबसे पहले तो कश्मीर मुद्दा पर एक महत्वपूर्ण समर्थक मिल गया था, जो कि अक्सर संयुक्त राष्ट्र में भारत का साथ देता था। कश्मीर मुद्दा पर सोवियत संघ हमेशा साथ दिया है। उसके बाद सोवियत संघ जो है भारत को ऊर्जा आपूर्ति हमेशा से करता रहा है, और ऊर्जा की बहुत ही यहाँ आवश्यकता होती है। तो इस तरह से यह सोवियत संघ जो है भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत रहा है। उसके बाद भारत आतंकवाद से प्रभावित रहा है,
तो आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान या आतंकवाद से लड़ने में काफ़ी सहयोग मिला है सोवियत संघ से। उसके बाद पश्चिम तथा मध्य एशिया में पहुंच बनाने में सोवियत संघ के द्वारा सहयोग मिला है भारत को, जिससे कि भारत जो है मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के देशों के साथ कई सारे संधि समझौते कर सका है और इससे भारत को अपने ऊर्जा संसाधन की पूर्ति में सहयोग मिला है। साथ ही भारत को सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध होने से चीन के साथ अपने को संतुलन बनाने में बहुत ही सहायता मिली। तो इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद भारत को परमाणुविक योजना में रूस या सोवियत संघ के द्वारा काफ़ी सहयोग दिया गया है। साथ ही अंतरिक्ष योजना में भी सोवियत संघ ने भारत को काफ़ी सहयोग दिया है, जिसमें कि क्रायोजेनिक इंजन का सप्लाई करना, जबकि जिस समय में यूएसए ने मना कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा, उस समय में सोवियत संघ ने या रूस ने भारत को अंतरिक्ष योजना के लिए क्रायोजेनिक इंजन दिया था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि सोवियत संघ के साथ भारत के अच्छे संबंध के कारण भारत को कई लाभ हुए हैं। साथ ही साथ भारत के साथ सोवियत संघ के अच्छे संबंध से सोवियत संघ को भी कई लाभ हुए हैं। सबसे पहला लाभ तो यही हुआ कि शीत युद्ध के दौर में, जबकि हर एक देश, हर एक महाशक्ति जो था वो अपने गुट की संख्या और अपना क्षेत्र बढ़ाना चाह रहा था, तो उस दौर में भारत जो है दक्षिण एशिया में इनका सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है, बहुत ही भरोसेमंद सहयोगी रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सीटों में शामिल हो गया था और इनके यूएसए गुट में चला गया था, तो इस क्षेत्र में रूस जो है यूएसए को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध बना करके यहाँ से भारत से सहयोग प्राप्त कर सका है। उसके बाद सोवियत संघ के जो हथियारों का जो बिक्री है, उसका दूसरा सबसे बड़ा खरीदार जो है भारत ही है। भारत जो है रूस से हथियार खरीदने के मामले में रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। तीसरा जो फायदा है रूस को, वो ये है कि भारत जो है रूस के तेल का बहुत बड़ा आयातक देशों में से एक है। रूस से तेल का आयात करने में भारत का प्रमुख स्थान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत और सोवियत संघ या रूस के बीच संबंध से दोनों को निजी लाभ भी हुआ है और दोनों के कुछ साझा हित भी रहे हैं, जिसके कारण दोनों के अच्छे संबंध बनाने में सहयोग मिला है। तो बच्चों, इस प्रकार आज हम इस द्वितीय अध्याय का समापन करते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न को लेकर आएंगे और उसका चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।